गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ रीत कौर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकॉनमी, जिसमें डिस्कस करेंगे हम कि हमें इंडियन इकॉनमी में क्या क्या स्टडी करना है। स्टार्टिंग करेंगे हम वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स के से कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या था, इकॉनमिया था। जो वहाँ ग्रीक लैंग्वेज में इसको इकोनॉमिया को क्यों यूज़ किया जाता था? यूज़ किया जाता था फैमिली के मैनेजमेंट के लिए और हाउस होल्ड के मैनेजमेंट के लिए। और अगर हम सिंपल और कंसाइज डेफिनेशन की बात करें, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। कि सोसाइटी जो है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके कैसे उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो गेन करती है, उसे इकोनॉमिक्स जो है वो कहा जाता था। ठीक है। सो अब हम बात आती है कि हम इकोनॉमिक्स स्टडी क्यों करें, क्या रीजंस है कि हमें इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला इसका रीज़न है कि हमें अपनी इकॉनमी के बारे में पता चलता है कि हमारी इकॉनमी कैसी है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, पुअर है, कैसी है ना। हमें पता चलता है, अपनी इकॉनमी के बारे में नॉलेज मिलता है। अगर हमें लेट्स सपोज के जैसे कि इकॉनमी में क्या क्या हैपनिंग्स हो रही हैं वो पता चलेगा, इकॉनमी की पॉवर्टी के क्या क्या रीजंस है वो पता चलेगा, तो ऑब्वियसली हम उसके सॉल्यूशंस पे भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है, वन ऑफ द प्रिंसिपल जॉब फॉर द इकोनॉमिक्स इज अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी एंड इन्वेस्टिगेट रीजन फॉर पॉवर्टी। कि हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है और पॉवर्टी के रीजंस जो है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों है, और इकोनॉमी का जो लेवल है वो बूस्ट पे क्यों नहीं है। सेकेंड, इसका रीज़न जो है, जो इकोनॉमिक्स हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि हमें फॉर शॉर्ट टर्म में जितने भी रॉ मटेरियल्स है, जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है गैस और ऑयल का, है ना, इनको हम कैसे यूटिलाइज करें कि इनसे हमारी कंट्री की जो ओवरऑल नीड है उसे हम पूरा कर सकें। और नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि क्रिटिकल डिवीज़न की जाती है कि इकॉनमी में कौन से सेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए और कौन से सेक्टर्स को थोड़ा कम प्रेफरेंस भी दें तो इकॉनमी अच्छे से पॉसिबली जो है ड्राइव हो सकती है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स की, कि इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, और इकोनॉमिक्स की रीज़न पढ़ने के रीज़न क्या है वो भी हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है वो क्या है। इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। हमें पता चलना चाहिए कि हमारे कंट्री के गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना है, जो मर्केंडाइज है हमारी कंट्री का, उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो उनका डिफरेंस कितना है, कितना हम इंपोर्ट करते हैं पर एनम, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट, डेबिट आइटम इंक्लूड्स, हाँ, अब जब बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या पढ़ते हैं, हमें सिर्फ मर्केंडाइज इंक्लूड करते हैं। मर्केंडाइज मीन्स गुड्स, है ना, उसमें सर्विसेज जो है उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता। उसका एक ओवरव्यू जो है हमें पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर कंट्री है या पर्टिकुलर इकोनॉमी है, इतने टाइम पीरियड में इतना इसका बीओटी जो है वो डिपिक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे हमारे पास है इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री में करती है इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। पैसा एक दूसरी कंट्री लगाती है, या लेट्स सपोज के जैसे इंडिया ने क्या किया कि किसी और कंट्री में, लेट्स सपोज श्रीलंका में इंडिया ने कोई इन्वेस्टमेंट लगा दिया, वहाँ पर कोई प्लांट लगा दिया, वहाँ पे क्या होगा, पैसा इंडिया ने लगाया, लेबर जो होगा, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहाँ का जो लैंड होगा वो श्रीलंका का यूज़ होगा। ठीक है। और फाइनली जो हैगा प्रॉफिट जो होगा ओवरऑल वो इंडिया गेन करेगा। ठीक है। इसमें दोनों कंट्रीज का फायदा होता है। कैसे कि इंडिया ने अपना प्रॉफिट मार्जिन है, उसे क्या फायदा हुआ कि उसने मिला। ठीक है। जिन लोगों के पास लैंड स्फीयर था उनका लैंड यूज हुआ। ठीक है। और एंटरप्रेन्योर जो है वो क्रिएट होने लगे। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये भी हमारा एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, एक की पॉइंट है। इसके अलावा हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले नॉलेज होना चाहिए कि जीडीपी क्या है। ठीक है। अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वे जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है,
अगर सिंपली बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, उन सब गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है जो एक पर्टिकुलर गिवन टाइम ऑफ पीरियड में एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की गई है और उनका जो मार्केट वैल्यू है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसे हम क्या कह देते हैं, जीडीपी कह देते हैं। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो हम क्या करते हैं कि जितना भी कंट्री में क्वांटिटी है उसे मल्टीप्लाई कर दो उनके प्राइसेस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, राइट। सो ये एक कुछ सिंपल सी जो डेफिनेशन जो हम हमें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि ये है हमारा जीडीपी। नेक्स्ट आता है हमारे पास की पॉइंट, जीडीपी पर कैपिटा। अब जीडीपी पर कैपिटा क्या है कि अब पर कैपिटा कैसे हम फाइंड करते हैं कि कंट्री में जितना भी नेशनल इनकम है उसे डिवीजन कर दो उसके नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो हमारे पास आ जाएगा कि कंट्री में पर पर्सन जो है वो अर्निंग कितना हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है परचेजिंग पावर पैरिटी। अब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है कि वो एक्सचेंज रेट है बिटवीन टू कंट्रीज में जो मेजरमेंट मर्केंडाइजिंग की जाती है, जिस करेंसी रेट पे की जाती है उसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी कह देते हैं। और अब नेक्स्ट पॉइंट है कि करेंसी क्या है। करेंसी क्या है, करेंसी एक मनी का ऐसा फॉर्म है जो जनरली किसी भी कंट्री के पूरे जियोग्राफिकल एरिया में हर एक जगह एक्सेप्टेबल होता है ना, जिसके कंसिडरेशन में हम कुछ भी बाय कर सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो उसे क्या कहते हैं, हम करेंसी कहते हैं। सो हमें इन चीज़ों के बारे में क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्या है, ठीक है। हमारी इकॉनमी कैसी है, हमारी इकॉनमी में कौन कौन से सेक्टर डील करते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी इकॉनमी ने मतलब कि कह सकते हैं कि रिसेशन को देखा है, क्यों रिसेशन को देखा है, कहाँ पर इकॉनमी में ग्रोथ आया, कैसे ग्रोथ आया, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट हमें पता है, बिल्कुल क्लैरिटी है कि जो इंडियन इकॉनमी जो है ये एक फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है, जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में जैसे इन्होंने बताया है कि जो जीडीपी 2016 का 2.26 लाख करोड़ था, है ना, यूएसडी डॉलर में। हमें पता है इकॉनमी जो है यूएसडी डॉलर में डील करती है ना। सो जिसका ग्रोथ रेट कितना था, 7.1% था। बेशक अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत से क्राइसिस जो है इंडियन इकॉनमी में देखने को मिले, लेकिन फिर भी बहुत सी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारी इंडियन इकॉनमी फिर भी स्टेबल है। अब बात करते हैं हमारे इंडियन इकॉनमी के हिस्ट्री के बारे में। अब हम चलते हैं आज से तकरीबन कह सकते हैं कि 28 BC ईयर्स एगो, है ना, वहाँ पर वेल नोन है, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते होंगे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज भी जब खुदाई की जाती है, उनके जो कॉइन्स है या उनका जो कह सकते हैं हम हाउस होल्ड स्ट्रक्चर थे, जहाँ उनके जो मेन पोर्ट बने हुए थे, उनका स्ट्रक्चर और उनका जो सिटी लेवल का मैनेजमेंट था वो इतना ज़्यादा एडवांस है कि मतलब आज की भी एडवांसमेंट जो है या कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन उनके आगे फेल हो रही है कहीं ना कहीं पे, है ना। सो इस अगर हम इंडिया की इकॉनमी की बात करें तो हमारी इंडियन इकॉनमी बहुत ज़्यादा ओल्ड है और बहुत ज़्यादा रिच भी है। और इसके बाद मुग़ल इरा में, और मुग़ल इरा में भी जैसे बहुत सी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर आकर शुरू किया गया था, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, जहाँ पर उन्होंने की पॉइंट्स के साथ हमें दिखाया हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, है ना, मुग़ल इरा में शुरू किया गया था। सीड ड्रिलिंग जो था उसे शुरू किया गया, जिससे क्या हुआ था कि पर कैपिटा इनकम एग्रीकल्चर का आउटपुट का जो इंक्रीज़ हुआ था, और उन्होंने कुछ हद तक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग को भी इम्पोर्टेंस दी थी इस जगह में। तो इस इरा में ज़्यादातर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर को जो इम्पोर्टेंस था वो दिया गया था। और उसके बाद ब्रिटिश इरा जैसे आया, और हम सबको पता है ब्रिटिश इरा के आने के बाद हमारी इकॉनमी का एक लेवल जो था बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरी तरह से चेंज हुआ, है ना। इकॉनमी का बहुत सारा एक्सपेंशन हुआ, उसे कंसोलिडेट किया गया, बहुत सारी जगह पे नए टैक्सीज लगाए गए, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ लेके आए, है ना, कमर्शियलाइजेशन किया गया एग्रीकल्चर को। सो बहुत सारे फार्मर के लिए नई नई पॉलिसीज़ बनाई गई। सो ये सब ब्रिटिश इरा में जो था वो हमें देखने को मिला था। अब
बात करते हैं प्री लिबरलाइजेशन पीरियड। अब प्री लिबरलाइजेशन पीरियड किसे कहते हैं? ये पीरियड 1947 से 1991 का पीरियड है, तो इसे हम प्री लिबरलाइजेशन पीरियड। सो प्री लिबरलाइजेशन पीरियड, अब हमें पता होना चाहिए कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन में क्या है कि जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर साथ साथ काम करते हैं, टुगेदर काम करते हैं, तो उस कह सकते हैं कमर्शलाइजेशन को हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। सो ये जो जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मतलब कि इस फॉर्मूले को फर्स्टली, इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है, ये साथ साथ काम जो है वो उस करने के लिए उन्हें पॉलिसी उन्होंने एक लॉन्च की थी। नहीं, आई एम सॉरी, ये टॉपिक पे वापस आते हैं। सो जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया कि जो हमारे ग्रेट स्टैटिस्टिशियंस थे प्रशांता चंद्रा जी के साथ, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी हमारी इकोनॉमी के लिए कि अब हमारा कंट्री जो था न्यूली इंडिपेंड हुआ था तब, है ना। तो वहाँ पर बहुत सारे सेक्टर थे, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे, है ना। पार्टीशन की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी। तो उस इरा में कैसे इकॉनमी को ग्रोथ किया जाए, कैसे इकॉनमी को फेवरेबल बनाया जाए, सो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया, एक पॉलिसी जो था वो मेंटेन किया गया था, और 5 ईयर प्लान्स जो थे उन्हें लॉन्च किया गया था। और फिर 65 से, जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया है कि 1965 से यूज़ ऑफ हाई जील्ड वेराइटी ऑफ शीड्स, इंक्रीजिंग फर्टिलाइजर एंड इम्पॉर्टेंट, है ना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो सो कंट्री में क्या किया गया, कंट्री को पता चला, हमारे इकोनॉमिस्ट को पता चला कि हमारी जो नीश है वो क्या है, एग्रीकल्चर है ना। इंडिया के 60% से ज़्यादा पीपल आज भी एग्रीकल्चर, है ना, सेक्टर में काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। तो उन्हें पता चला कि इसी पर हमारी कंट्री पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो इसका ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उन्होंने शीड्स की वैरायटी पे फोकस किया, फर्टिलाइजर्स पे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे, जिसका रिजल्ट क्या हमें देखने को मिला कि ग्रीन रेवोल्यूशन था जो वो देखने को मिला। और इसके ही बाद फ्रीक्वेंटली हमारी कंट्री का जो ग्रोथ लेवल था वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ। अब बात करते हैं पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड की, जो 1991 से बाद में था, जब कंट्री ने क्या कहा था कि पब्लिक सेक्टर सेक्टर साथ साथ काम करेंगे। पहले सिर्फ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर काम किया करता था, जो मॉनिटरी पावर थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर थी। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, पावर को डिवर्सिफाइड कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को भी वेलकम किया कि आप भी इंडस्ट्री में आओ, आप भी इकॉनमी में आओ, और कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, इनकम जनरेट करने में, इकॉनमी की ग्रोथ करने में आप अपनी हेल्प करो। सो जैसे ये कुछ शेड्यूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह हमारी इकॉनमी ने ग्रो किया, किन किन लेवल्स में हमारी इकॉनमी में ग्रो किया। अब हम बेसिकली हम इंडियन है, तो हमें पता है कि हम ज़्यादातर इंडियंस का जो प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर से किसी ना किसी हद तक जुड़ा हुआ है ना। सो इन्होंने बहुत सारा वर्क किया सॉइल कल्टिवेशंस पे, क्रॉप्स की ग्रोथ पे, है ना, एनिमल हस्बेंड्री पे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि कंट्री को ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो देखने को मिला। अब टॉप पर हमारी मेन प्रायोरिटी इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो मेन प्रायोरिटी क्या है हमारे पास, एग्रीकल्चर है। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जहाँ पर जैसे इन्होंने दिखाया है कि इंडिया रैंक्स सेकेंड वर्ल्ड वाइड द फार्म आउटपुट, है ना, हमारा फार्म आउटपुट कितना है, सेकेंड नंबर पे हमें रैंक किया गया वर्ल्ड लेवल पर। एग्रीकल्चर अकाउंटेंट फॉर 23% ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयड 59 ऑफ द कंट्रीज टोटल वर्कफोर्स इन 2016। जो हमारा एग्रीकल्चर है वो 23% जीडीपी क्रिएट करता है, और एम्प्लॉयड कितने लोग हैं इसके अंदर, 59% लोग इसके अंदर एम्प्लॉयड है, एज पर द 2016 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जैसे इन्होंने दिखाया है, as the Indian economy has diversified and growth, agriculture's contribution GDP had steadily declined from 1951 to 2011। सो इकोनॉमी में कुछ डिक्लाइन भी देखने को मिले। उसके बाद इन्होंने बताया कि क्रॉप जील्ड पर कैपिटा इरा ऑफ द क्रॉप हैज़ ग्रोन सिंस 50, है ना। सो जो क्रॉप का जो ग्रोथ था उनमें जो बेटरमेंट लेके आनी थी वो 1950 तक काफ़ी बेटर रही है। और इनमें मेन स्टेट्स जो थे वो हमारे पास उत्तर प्रदेश था, पंजाब था, हरियाणा था, मध्य प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना। इन एरियाज़ में इंडस्ट्री तो है ही, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा पीक पॉइंट पे होती थी, और रेनफॉल डिपेंडेंट, है ना, ये सब चीज़ें
भी हमें पता है कि आज से अगर हम 50-60 साल पहले जाएं तो वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो एग्रीकल्चर बहुत हद तक रेनफॉल पे डिपेंड हुआ करता था। देन अब इंडिया क्या है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर भी है, ठीक है, पर्ल्स प्रोड्यूसर है, जूट प्रोड्यूस करता है ना, और सेकेंड लार्जेस्ट कैटल प्रोडक्शन पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, व्हीट है, शुगर कैन है, कॉटन में है ना। इंडिया ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क, बिल्कुल है ना। सो हमारे सिल्क भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कैश्यूज़ वगैरह, है ना, जितने भी पीनट्स वगैरह हैं हमारे पास। और इंडिया एक्सपोर्ट द सेवरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे बासमती राइस हो गए, व्हीट हो गए, कैरल स्पेस, है ना, सो स्पेसीज, और फ्रेश फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए। सो इन सब बुफेलो मीट, है ना, इन सब चीज़ों में भी इंडिया एक लार्जर एक्सपोर्टर के रूप में जो हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। इंडस्ट्री का जो 26% जीडीपी जनरेट होता है वो होता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग से। अगर सिंपली कहें तो सेकेंडरी सेक्टर से हमें कितना जीडीपी आता है, 26% जीडीपी जो है वो आता है। और इसमें कितने लोग एम्प्लॉयज़ हैं, देखिए सिर्फ 22% पीपल यहाँ पर एम्प्लॉयड है, और इसका जीडीपी देखिए 26% जो है हमें आ रहा है। और इस सेक्टर में भी बिल्कुल वैसे ही सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए 1901 से, जब हमारा एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म आया था, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, तो एलपीजी को लेके आए गए थे। सो इन सब की वजह से हमारी इकॉनमी को एक बूस्ट मिला, इकॉनमी को एक पावर मिला, जिससे इकॉनमी में जो क्राइसिस थे वो बहुत हद तक कम होने शुरू हुए। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें हम डील कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया है कि फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से हमारा 8% जो है सप्लाई ग्लोबली, हम 8%, पूरे वर्ल्ड को 8% इंडिया सप्लाई करता है ना। सो इन सब चीज़ों के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, सो इंडिया इंजीनियरिंग में भी इंडिया पीछे नहीं है। यहाँ पर भी देखिए, इंजीनियरिंग इज़ द लार्जेस्ट सब सेक्टर ऑफ द इंडियाज इंडस्ट्री सेक्टर, है ना। सो यहाँ पर इंजीनियरिंग भी हमारा इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर इतने ग्रेजुएट्स हैं, है ना, इतने क्वालिफाइड लोग हैं। सो इंजीनियरिंग की फील्ड में भी जहाँ अगर बात करें तो इंडिया पीछे नहीं है। यहाँ पर इंडिया ने बहुत से अच्छे से अचीव किया है हमारी इकॉनमी में। देन जेम्स एंड ज्वेलरी, है ना। सो बिल्कुल, है ना, अगर कहते हैं कि बात करें ज्वेलरी की और इंडियन वुमेंस की बात ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। सो यहाँ पर इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेंडर है फॉर द पॉलिशिंग डायमंड्स एंड जेम्स मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी, बिल्कुल, है ना। सो अगर जब लॉकडाउन हुआ था तब मतलब कि हमारे इकॉनमी में बिल्कुल प्रॉब्लम आई, क्राइसिस आई, है ना, लेकिन फिर भी एक लेवल पर किसी न किसी हद तक हमारे पास सेविंग्स थी, जिन्होंने हमारी इकॉनमी को प्रोटेक्टेड रखा। बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि इकॉनमी इन्फ्लुएंस हुई है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें हमारी इंडियन इकॉनमी की तो हमारी इकॉनमी ऑलमोस्ट पीक पर थी। टेक्सटाइल, बिल्कुल, अब टेक्सटाइल की आप हमें भी पता ही है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 4% जो है कंट्री की जीडीपी वो जो टेक्सटाइल से ही जो जीडीपी जनरेट होता है, कि जितने भी फैब्रिक मिल्स हैं या जितने भी, है ना, कॉटन मतलब के शीट्स प्रोड्यूस करते हैं, या कह सकते हैं हम कि वूल प्रोड्यूस करते हैं। सो इन सब को अगर कंबाइन किया जाए तो कंट्री के जीडीपी को 4% जो है कंट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री से भी आता है। सो इसमें जैसे हमें मेजर सिटीज़ का पता ही है, जैसे हौजरी में हमारे पास लुधियाना, है ना, वूलन में हो गया, और उस पर तिरुपुर जैसे हो गया, है ना, स्पेशलिस्ट मतलब गाँव कह सकते हैं हम, त्रिपुरा स्पेशल नाइटिंग गारमेंट्स हो गए, है ना। उसके बाद आप हम देख सकते हैं कि इंडियन इकॉनमी में किस तरह से जो सर्विसेज है उन्होंने भी अपना बेस्ट जो है वो प्रूफ किया है। जैसे सेल और ट्रेड सर्विसेज, है ना, इंस्टीड ऑफ, यहाँ पर सर्विसेज में क्या होता है कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हम आपको प्रोडक्ट नहीं देते, हम आपको एजुकेशन देते हैं, है ना। सो ये क्या है, एक सर्विस है। सो इस बिज़नेस ने भी बहुत ग्रोथ किया है इंडियन इकॉनमी में, जिसे हम टर्शरी लेवल में रखते हैं। सो इसमें जैसे एविएशन की बात की गई है, जो इंडिया है वो फोर्थ लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट है,
ठीक है, वर्ल्ड की। और यहाँ पर जो मार्केट का एस्टिमेटेड 800 एयरक्राफ्ट जो है वो 2020 में लॉन्च किए गए थे, और उनका जो अकाउंट की अगर बात की जाए तो 4.3% जो ग्लोबल वॉल्यूम था वो रिकॉर्ड किया गया था। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है 1.5% टू इंडियन जीडीपी। और जो अगर हम एविएशन की बात करें, बाकी सर्विस इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, 1.5 जो परसेंट जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज आ सकती है, और इनमें भी देखिए 37% जीडीपी जो है वो जनरेट करते हैं ये। उसके बाद इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, बिल्कुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल जीडीपी को कितना जनरेट करती है, 7.5% इन 2012 में रिकॉर्ड किया गया था। और 2.5 मिलियन पीपल जो है वो ग्रेजुएट होते हैं एवरी ईयर इंडिया में, जैसे मैंने अर्लियर डिस्कस किया था। और इनका वेज रेट जो है 10 to 15% एज अ रिजल्ट स्किल है ना, शॉर्टेज। सो इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर देखा जाए तो इंडिया का सर्विस सेक्टर भी पूरी तरह से ग्रो कर रहा है। और टूरिज़्म की बात करें तो बिल्कुल टूरिज़्म से जो हमारा यहाँ जीडीपी जनरेट होता है वो 4.5% होता है, और टूरिज़्म जो है 8% पूरे इंडियन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अब इंडिया फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में भी पीछे नहीं है। जैसे लिबरलाइजेशन 1991 में आया था तो इंडिया इकॉनमी को एक बूस्ट मिला, बहुत सारे फॉरेनर इन्वेस्टर आए जिसकी वजह से इंडियन को फॉरेनर ब्रांड के बारे में पता चला, फॉरेनर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ के बारे में पता, इंडस्ट्री के ग्रोथ लेवल के बारे में पता, सो बारे में पता चला। तो सो इन सब चीज़ों को अगर इंक्लूड किया जाए तो फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में भी इंडियन इकॉनमी को एक बूस्ट दिया था। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, अब इसमें क्या है कि लेबर स्पेशलाइजेशन आ जाती है, मल्टीपल कंट्रीज़ के लोग होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास लेबर स्पेशलाइजेशन आ जाती है। ऑप्टिमल एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज एलोकेट किया जाता है और यूज़ किया जाता है। क्वालिटी प्राइस, बिल्कुल इक्वलिटी ऑफ प्राइसेस में इक्वलिटी रखी जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, चॉइस बहुत अवेलेबल होती है। एंश्योर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड गुड्स, बिल्कुल अब मल्टीपल कंट्रीज़ में जिस इंसान ने बिजनेस करना है तो उसकी क्वालिटी गुड्स के स्टैंडर्ड जो है वो तो इन्हांस होंगे ही होंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। बिल्कुल डीमोनेटाइजेशन, जैसे हम सभी को पता है कि नवंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो 500 और 1000 के ओल्ड रुपी नोट्स हैं उन्हें इंडस्ट्री से बैन किया जा रहा है, वो अब यूज़ में नहीं होंगे। तो इससे क्या हुआ था कि जो मतलब ऑलमोस्ट इन कंट्री से 86% जो नोट्स से उन्हें काउंट किया गया, कलेक्ट किया गया, और उन्हें पूरी तरह से कंट्री की इकॉनमी से बैन कर दिया गया था। और इम्पैक्ट अब क्या पड़े ऑन डेली वेज वर्कर्स पे, क्या इम्पैक्ट पड़े थे उनको, इनफॉर्मली इकॉनमी, उन्हें कह सकते हैं हम कि एक लॉसिंग देयर जॉब ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैश, बिल्कुल है ना। सो जहाँ पर भी जॉब करते थे अब डिमोनेटाइजेशन हो चुका था। जो बड़ा पैसा बैंक में था वो तो चलो हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी लिमिट थी कि हम इतना पैसा निकलवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो लेकिन फिर भी इस डिमोनेटाइजेशन ने इन लोगों की जॉब को बहुत इफेक्ट किया था, बहुत से लोगों की जॉब्स चले गई थी इस सेक्टर इस पीरियड में। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी कुछ हद तक कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था डिमोनेटाइजेशन के चलते हुए। ठीक है, ब्लैक मनी, हाँ बिल्कुल है ना। सो ब्लैक मनी कह सकते हैं एक पॉजिटिव इनिशिएशन था गवर्नमेंट का कि डिमोनेटाइजेशन करने से बहुत से अंदर उसे जो कह सकते हैं कि हमें एक लाइट दी, वो अंडर टैक्स जो है वो काउंट ही नहीं होता। टुवर्ड अ डिजिटल इकोनॉमी, बिल्कुल डिमोनेटाइजेशन ने एक अगर हमारे पास इसके प्रोस थे तो इसके है ना। तो इस में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हेल्प की थी। ऑन जीडीपी पे भी इसका इफेक्ट था। जैसे कि अगर इसका ग्रोथ रेट की बात करें तो 2015 में हमारा ग्रोथ रेट जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है 8.01% था, लेकिन ड्यू टू है ना डीमोनेटाइजेशन के चलते 16-17 में हमारा ग्रोथ रेट जो था वो 7.11% तक जो था वो डंप कर गया था। सो यहाँ पर साथ हमारे यो कह सकते हैं कि बेनिफिट्स भी
आए थे। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो अगर डीमोनेटाइजेशन के बिल्कुल एक साल बाद क्या था, जीएसटी लगा दिया गया था। जीएसटी ने क्या किया, जितने भी पुराने इनडायरेक्ट सेल टैक्स थे जैसे सीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सो इन सबको एबोलिश करके एक नया टैक्स हमारे पास आ गया था, दैट इज़ जीएसटी। और अब जीएसटी में क्या था, इसकी लिस्ट बना दी थी कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे जीएसटी लगेगा, और इससे अलावा जितने भी अदर प्रोडक्ट्स होंगे उन पे हमारा पुराने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वही जो अप्लाई किए गए थे। और इसके साथ एडवांटेजेस, बिल्कुल इसने क्या किया, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को जनरेट किया, ठीक है। कॉस्ट डूइंग बिजनेस है ना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की कॉस्ट को भी है ना इम्प्रूवमेंट लेके आया, एक इम्प्रूवमेंट लेके आया, उनको सिग्निफिकेंट लेवल पर रिड्यूस कॉस्ट को किया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस किया, जीएसटी के इंडायरेक्ट टैक्सेस लेवल को जो था उनको भी रिमूव किया। सो बहुत से हेल्पफुल एडवांटेज जो थे वो जीएसटी अपने साथ लेके आया। अब डिसएडवांटेज भी थे इस इंडस्ट्री के, जैसे टैक्स रेट सर्विस का, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। अब हम फ़ोन रिचार्ज कराते हैं तो पहले टैक्स कम हुआ करता था, अब जीएसटी की वजह से है ना, तो कुछ कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। सो बस वहाँ पर उतना एम्प्लॉय जिस हिसाब से हमारे लैंड है, इसके अब रीज़न देख लेते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास जैसे करप्शन है ना, नहीं होता, ये बेसिकली 3 रीज़न की वजह से नहीं होता, दैट इज़ रिजर्वेशन, रिकमेंडेशन एंड करप्शन। रिजर्वेशन है, रिकमेंड है, आरआरसी, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत हद से इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। सो स्किल्ड पीपल जो आपके लिए जाता है उसको है ना, उसको कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, या ऐसे बहुत से ऑप्शंस जो हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा नेक्स्ट हमारे पास इशू है एजुकेशन। हमारे पास इतना ज़्यादा ग्रेजुएट पीपल है कि इकॉनमी के पास उतनी जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है ना। सो जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को किसी ना किसी हद तक इस चीज़ से सफ़र जो है करना पड़ रहा है। भी है हमारी इकोनॉमी में, जैसे है ना, कुछ हमारे पास ऐसी स्टेट्स है जिनका इनकम लेवल बहुत ज़्यादा कम है, बहुत मतलब कि वो इकोनॉमी की ग्रोथ में अपना उतना परसेंटेज नहीं दे पाते जितना कि अदर स्टेट्स देते हैं। जैसे हम अगर बिहार बिहार की बात करें तो वहाँ पर भी जो ग्रोथ लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सो फाइनली हमने इस पूरे कह सकते हैं कि लेक्चर में डिस्कस किया कि हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा है, कौन कौन सी प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं हमारे, गवर्नमेंट ने कैसे हमारे इंडिया को आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे ग्रोथ किया, किस तरह से पॉलिसीज़ बनाई। सो सब कुछ ऐसा हमने एक ओवरव्यू लिया अपने इकॉनमी के बारे में। एंड आई होप्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, होप्स योर डे विल बी गुड एंड बाय बाय।